हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन आर के लॉ फाउंडेशन। आर के लॉ फाउंडेशन आपके लिए नई वीडियो के साथ एक बार फिर से हाजिर है। जो हमारी पिछली वीडियो थी HPSC जुडिशरी के जो 2010 का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे थे, उसका नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 20 तक सोल्व किए थे। नेक्स्ट पार्ट में हमने 40 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम 41 टू 60 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल आर के लॉ फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना और लाइक, शेयर करना ना भूलें। अगर फ्रेंड्स आप वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका रीज़न भी बताएं, ताकि आने वाली वीडियो को आपके लिए और भी बेहतर कर सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देखते हैं और इन क्वेश्चंस को याद करते हैं तो आपके आने वाले जुडिशल सर्विस के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 20 टू 30 क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? नंबर 1 क्या है? क्लेम फॉर डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डेब्ट। Number 2, a person who enters into a contract with government does not necessarily thereby undertake any public duty. तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? ए वन ओनली, बी ओनली टू, सी बोथ ए एंड वन एंड टू, डी नाइदर ए नॉर टू। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा सी, बोथ ए एंड सी दोनों ही करेक्ट होगी। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज ऑब्लिक आर वॉइड? इनमें से कौन सा एग्रीमेंट है जो वॉइड होगा? नंबर 1, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। नंबर 2, एग्रीमेंट फॉर रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। नंबर 3, एग्रीमेंट इफेक्टेड बाय फ्रॉड। ए ओनली 3, बी ओनली 2, सी 1, 2 एंड 3, या फिर डी 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा डी 1 एंड 2। क्या है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन तो हमेशा वॉइड होता ही है, और एग्रीमेंट फॉर रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इट इट इज ऑल्सो वॉइड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 सोल्व करते हैं। 43 क्या कहता है? ए obtain a sum of 10,000 from B by putting B in fear of death. Which one of the following was committed by A? मतलब कि ए ने ऑब्टेन किए हैं 10,000 रुपीज बी से, पुटिंग बी इन फियर ऑफ डेथ। उसको जान का डर दिखाकर या उसे जान से मारने की धमकी देकर, जैसे भी करके उसने 10,000 रुपीज लिए हैं। तो उसने कौन सा क्राइम किया है? ए चीटिंग, बी रॉबरी, सी मिसचीफ, डी एक्सटोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा डी। इसके लिए आप आईपीसी का सेक्शन 383 देखिएगा। एक्सटोर्शन में हमेशा जान का खतरा होता है और हमेशा मनी की डिमांड होती है। एक्सटोर्शन में हमेशा मनी की डिमांड होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यूज ऑफ वायलेशन बाय ए मेंबर ऑफ एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट ए अफ्रे, बी असॉल्ट, या सी रोइटिंग, या डी अनलॉफुल असेंबली। इनमें से कौन सा ऑफेंस होगा? तो 44 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी रोइटिंग। 44 के लिए आप आईपीसी का सेक्शन
146 देखिएगा, आपको इससे और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। ए सीज बी ड्राइंग बट डज नॉट सेव हिम। बी इज ड्रॉन्ड। ए हैज कमिटेड ए offense of murder, B offense of abatement of suicide, C offense of culpable homicide not amounting to murder, या D no offense। यानी कि ए ने देखा कि बी डूब रहा है पानी में, बट उसने उसको बचाया नहीं बी को, जिससे कि बी की मौत हो गई। तो ए ने कौन सा क्राइम किया है? क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर होगा नो ऑफेंस। इसमें ए की लीगल ड्यूटी बनती है कि वो बी को बचाए। अगर वो बी को नहीं बचाता है तो इसमें उसने कोई क्राइम नहीं किया है, कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? ए हैज नॉक्ड डाउन 2 टीथ ऑफ बी। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। ए ने बी के 2 दांत तोड़ दिए। तो इसमें उनका उसने ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? ए ग्रेवियस, बी सिंपल आर्ट, सी कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू हार्ट। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर होगा ग्रीवियस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली डिफाइन द टर्म ऑफ मर्डर। इनमें से कौन सी जो टर्म है वो करेक्ट डिफाइन करती है किसको? मर्डर को। ए एक्ट बाय विच द डेथ इज caused must have been done with the intention of causing such bodily injury as likely to cause death. B. Death is caused with the knowledge that he is likely to cause death by his act. C. Death is caused with the intention of causing such bodily injury as the offender known to be likely to cause death of the person to whom the injury is caused. डी डेथ इज कॉज्ड अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्टली डिफाइन करती है मर्डर को? तो इसका क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा सी। डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन, क्या कि इंटेंशन के साथ, ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, बॉडीली इंजरी होगी उसको, एज दी ओफेंडर नो, कि ओफेंडर जानता है, लाइक टू बी लाइकली कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द इंजरी इज caused। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा सी। इसके लिए आप और क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर के लिए आप सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, a servant collected money from debtor of his master. Editorial by him. The servant rented money in his hands because it was due to him as wages. He committed A. breach of trust, B. theft, C. no offense, D. criminal appropriation। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो 48 को क्लियर करने के लिए आप आईपीसी का सेक्शन 405 देखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? ए फाइंड्स ए वॉच ऑन द फ्लोर ऑफ ए स्टेट ट्रांसपोर्ट बस व्हाइल ही वाज लिविंग इट एज द लास्ट पैसेंजर। जब वो बस को छोड़ रहा था तब उसे एक वॉच मिली बस के फ्लोर पर। ही पिक्ड it up and put it in his pocket instead of returning it to state transport authorities। यानी उसको अथॉरिटी को वापस देने के लिए उसने अपनी जेब में रख ली। नेक्स्ट डे ही सोल्ड, अगले दिन उसने बेच दी। ए इज लाइबल फॉर ए थेफ्ट, बी एक्सटोर्शन, सी क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, डी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? सी क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। इसके लिए आप आईपीसी का सेक्शन 403 देखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द इंडियन कोर्ट्स वुड हैव जुरिडिक्शन। इन सिचुएशन में इंडियन कोर्ट्स को
क्या जुडिक्शन होगी? नंबर 1, क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन फॉरेन कंट्री। नंबर 2, क्राइम कमिटेड बाय ए फॉरेनर इन इंडिया। नंबर 3, क्राइम कमिटेड बाय ए पर्सन ऑन एन इंडियन शिप। तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1 एंड 2, बी 1 एंड 3, सी 2 अलोन, डी 1, 2 एंड 3। तो इनमें से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? डी। इसको क्लियर करने के लिए आप आईपीसी के सेक्शन 2 एंड सेक्शन 4 देखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेडिशन? सेडिशन के लिए कौन सा असेंशियल इंग्रेडिएंट है? ए डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बी मॉडिफाइड इंटेंशन, सी वर्ड स्पोकन मस्ट कॉज पब्लिक disorder by act of violence, d words spoken must be capable of existing disaffection towards the government। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा? डी, वर्ड्स स्पोकन मस्ट बी कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग डिसअफेक्शन टुवार्ड्स द गवर्नमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज ए 100-year-old मैन, बी 6-year-old बॉय, सी 12-year-old गर्ल, डी 18-year-old गर्ल। तो इसका आंसर होगा बी। इसको क्लियर करने के लिए आप आईपीसी का सेक्शन 82 देखिएगा। 82 क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। क्वेश्चन नंबर 53 का कहता है एक्सेप्टेंस सेंट थ्रू पोस्ट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। यानी कोई एक्सेप्टेंस है पोस्ट के थ्रू भेजी गई, वो कब रिवोक कर सकते हैं? कैन नॉट बी रिवोक्ड एट ऑल, कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट कम टू नॉलेज ऑफ द ऑफरर, कैन बी रिवोक्ड ओनली इफ इट डज नॉट रीच द ऑफरर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा? सी, कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। तो इसको क्लियर करने के लिए सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिएगा। सेक्शन 5 क्या कहता है? एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के पास। Who won the women's single title at Wimbledon in 2010? A. Venus Williams, B. Serena, C. Martina Sharapova, D. Vera Javonarina। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? बी, सेरेना। क्वेश्चन नंबर 55। हु इज करेक्ट टॉप रैंक्ड वुमन बैडमिंटन प्लेयर इन इंडिया? ये 2010 की बात हो रही है, तो उस टाइम कौन था? बी, सानिया नेहवाल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस द डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट क्रिएटिंग ए लायबिलिटी ऑफ ए नॉन पार्टनर अंडर द पार्टनरशिप एक्ट? यानी कौन सा सेक्शन है वो डिफाइन करता है डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट? ए सेक्शन 28, बी सेक्शन 29, सी सेक्शन 30, डी सेक्शन 31। 56 का आंसर होगा ए, सेक्शन 28। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट provides that if anyone who by words spoken or written or knowingly permits himself to be represented to be a partner or in a firm is liable as a partner in that firm to anyone who has on faith
of any such representation given credit to firm। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 का था ए डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 44E ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वेयर ए पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड हिज इंटरेस्ट इन द परमानेंट पार्टनरशिप फर्म टू ए पार्टनर, बी a third party, C all the partner, D none of the above। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा? 57 के लिए आप बी ए थर्ड पार्टी। तो इसको क्लियर करने के लिए आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 44 ही देखिएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58, ई फर्म इज लायबल टू बी कंपल्सरी dissolved under section 41 of Indian Partnership Act on adjudication of A all the partners are as insolvent, B all but one of the partner as insolvent, C either A or B, D neither A nor B। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? C either A और B, दोनों में से कोई भी। इसको क्लियर करने के लिए आप सेक्शन 41 ए देखिएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? ए माइनर हु हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी हैज टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन to stay or leave the firm within A 1 month of attaining majority, B 6 months of attaining majority, C 90 days of attaining majority, D none of the above। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा? B 6 month of attaining majority। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? पार्टनरशिप फर्म इज ए distinct legal entry from its partners, B not a distinct legal entry from its partners, C juristic person, D none of the above। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? B not a distinct legal entry from its partners। अब ये इसके लिए आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 to 60 सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम 61 to 80 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में और भी अधिक मेहनत कर सके आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।